Namaskar dosto. In today's video, we are going to talk about two companies which have given some really good results in Q1 FY27, right? So the results season for quarter one is on. A lot of companies have come up with their results, and even in the forthcoming videos or the next videos that would come in the subsequent days, we will discuss a lot of companies which have given extraordinary results, and we'll try to estimate what could happen to the profitabilities of these companies in Q2, Q3, Q4. मतलब grow करेंगे कि नहीं करेंगे वो समझने की कोशिश करेंगे. And we'll also discuss companies which have not given great results, क्योंकि अगर results अच्छे नहीं आए और अगर company structurally, fundamentally अगर एक strong company है तो हमें value मिल सकता है. We can find things cheaper, especially at looking at companies which have not performed that great in Q1 at least, right? तो आज के वीडियो में हम ऐसे कंपनीज देखेंगे which have performed really great. So the first company is a small cap liquor company. The name of the company is GM Breweries. 2000 crore का market capitalization है इस कंपनी का. This company इनका जो हीरो प्रोडक्ट है, दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स कंट्री लिकर, राइट? तो अगर आप लिकर इंडस्ट्री या फिर अल्कोहल इंडस्ट्री देखोगे तो अ लॉट ऑफ कंपनीज इन दिस स्पेस आर मूविंग टूवर्ड्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स, राइट? तो लेट्स से इफ़ यू एनालाइज रैडिको खैतान, तो रैडिको खैतान का टॉप लाइन जो है 78% ऑफ द टॉप लाइन गेट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरीज. सो प्रीमियमाइजेशन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड रैडिको खैतान्स stock price and profitability, and this strategy has been kind of copied or used by other players as well. तो Allied Blenders भी अगर आप देखोगे तो प्रीमियमाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे करके मास मार्केट प्रोडक्ट्स को कम कर रहा है या फिर मास मार्केट प्रोडक्ट्स से फोकस हटाकर प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ लेके जा रहा है. सो प्रीमियमाइजेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड इन लिकर इंडस्ट्री और अल्कोहल इंडस्ट्री. बट जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं इसको प्रीमियमाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, राइट? सो दिस कंपनी, द हीरो प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी इज कंट्री लिकर, एंड ये कंपनी बोलती है कि मुझे कोई प्रीमियम प्रोडक्ट बेचना नहीं है. आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन सेगमेंट एंड दैट सेगमेंट इज़ द मास मार्केट. तो मैं कंट्री लिकर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एज दिस कंपनी सेज, एंड वी जस्ट वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट और वी जस्ट वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मास मार्केट प्रोडक्ट, राइट? तो बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, एक वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस है ये. इसमें कोई मार्जिन का स्कोप नहीं होता है, इसमें कोई प्राइस इंक्रीज का स्कोप नहीं होता है. वॉल्यूम बिजनेस है, तो जितने ज़्यादा बॉटल्स बिकते हैं, जितने ज़्यादा क्रेट्स बिकते हैं, जितना ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम होता है, उतना ज़्यादा टॉप लाइन और बॉटम लाइन इस कंपनी का, टॉप लाइन स्पेशली, बढ़ता है, राइट? तो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स जो होते हैं उनको टारगेट किया जाता है यहाँ पे, मतलब मास मार्केट प्रोडक्ट है, राइट? तो प्राइसिंग ऑफ अल्कोहल इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. तो स्टेट गवर्नमेंट की बात आ रही है तो दिस कंपनी इज ओनली एग्जिस्टेंट इन महाराष्ट्र. इट हैज़ नो एग्जिस्टेंस आउटसाइड इंडिया, सो आउटसाइड महाराष्ट्र, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक स्टेट के ऊपर ही फोकस कर रही है ये कंपनी, विच इज़ महाराष्ट्र. इट डज नॉट हैव एनी फुटप्रिंट आउटसाइड महाराष्ट्र. बट कमिंग टू द प्राइस पॉइंट, क्या होता है कि कंट्री लिकर का प्राइस ना कभी स्टेट गवर्नमेंट्स बढ़ाते नहीं है, क्योंकि कंट्री लिकर का प्राइस अगर 15 रुपये से भी बढ़ा दिया गया, सो द पीपल हु कंज्यूम दैट लिकर दे डाउन ट्रेड. मतलब डाउन ट्रेड का मतलब है सस्ती दारू पीना शुरू करते. एंड सस्ती दारू कुड बी that illegal liquor which sells at many of these shops, and people when they consume that illegal liquor, पता नहीं उसको क्या उसके अंदर कंपोनेंट्स जाते हैं, रॉ मटेरियल्स जाते हैं, लॉट ऑफ पीपल फॉल सिक. सो ना हॉस्पिटल्स में एडमिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. यू मस्ट हैव रेड न्यूज़ वेयर इन पीपल लूज देयर लाइव्स drinking liquor which is illegal liquor, तो बहुत प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट है. इट्स द हीरो प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी इज़ कंट्री लिकर. इसमें ना कभी प्राइस चेंजेस नहीं होते, इसके कभी प्राइस बढ़ाए नहीं जाते या फिर बहुत कम मात्रा में प्राइस बढ़ाए जाते हैं, बिकॉज द गवर्नमेंट डील्स विद दिस कैटेगरी इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर, बिकॉज द गवर्नमेंट नोज एज वेल कि अगर प्राइसेस बढ़ गए तो यू कुड सी पीपल इन हॉस्पिटल्स बिकॉज पीपल वुड काइंड ऑफ डाउन ट्रेड और टेक एक्सेस टू चीपर लिकर. सो कहने का अर्थ है कि इसका जो हीरो प्रोडक्ट है उसमें कोई प्राइसिंग पावर नहीं है. इट्स जस्ट अ वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस एंड दैट इज़ हाउ वी नीड टू ट्रीट दिस बिजनेस, राइट? तो थोड़ा लार्जर कंसेप्ट्स 2-3 क्लियर करूँगा एंड देन वी कैन डिस्कस, कम बैक टू दिस कंपनी. तो क्या है कि when you talk about or when you discuss alcohol companies or when you analyze alcohol companies, there are 3 things which are very important for you to ask before you allocate money in these companies, right? So the first thing is कि क्या ये कंपनी एक vertically integrated player है? तो vertically integrated का मतलब क्या है यहाँ पे, right? So
द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ईयर इज़ अल्कोहल, राइट। अल्कोहल बनाने के लिए आप सारे कंपनीज जो होते हैं उनके पास बॉटलिंग प्लांट्स होते हैं। सो विदाउट एनी डाउट ऑल दीज कंपनीज हैव प्लांट्स, दोज प्लांट्स आर कॉल्ड एज बॉटलिंग प्लांट्स। उसमें अल्कोहल मिक्स किया जाता है या फिर अल्कोहल बनाया जाता है एंड भरा जाता है, बनाया नहीं जाता है, भरा जाता है, सिंपल इज दैट, राइट। बट बिफोर दैट देर इज समथिंग कॉल्ड एज पैकेजिंग ऑफ दैट अल्कोहल, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट प्रीमियम ब्रांड्स, स्पेशली रैडिको खैतान के जो ब्रांड्स होते हैं या फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स के जो ब्रांड्स होते हैं, आप देखोगे वहाँ पे ना पैकेजिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज विच आर coming up with premium brands to have their packaging in-house. So packaging is a very important cost center. So Radico Khaitan has its own packaging unit. United Spirits, has its own packaging unit. But ये company जो है GM Breweries, इसकी खुद की पैकेजिंग यूनिट है नहीं, क्योंकि ये प्रीमियमाइजेशन कैटेगरी में ऑपरेट करती ही नहीं। तो इसको बस ग्लास की ज़रूरत है, ग्लास इन द सेंस कांच के बॉटल्स होते हैं उनकी ज़रूरत है, प्लस जो पेट बॉटल्स होते हैं उनकी ज़रूरत है। तो ये बाहर से प्रोक्योर करती है। Backward integration जो है at a packaging level, this company has not done, but companies which are very serious about premiumization, premium brands, prestige and above categories, they must have their own packaging units. It is completely reasonable for this company to not have a packaging unit. So this is one thing, vertical integration. तो bottling plant है, तो जो अल्कोहल है उसको एक बॉटल में भरा जाता है, बट उसके पहले का जो स्टेज है कि जो बॉटल्स है वो तुम खुद बना रहे हो या फिर बाहर से प्रोक्योर कर रहे हो। सो दिस कंपनी इज प्रोक्योरिंग द बॉटल्स फ्रॉम आउटसाइड, राइट। दिस इज वन थिंग। और थोड़ा बैकवर्ड अगर आप जाओगे इन द वैल्यू चेन, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ENA, extra neutral alcohol, which comes into the picture. So ENA जो है, it is the intermediate product which finally gets transformed into alcohol. मतलब एक intermediate product है। जैसे आप स्टील का एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए बिलेट्स की ज़रूरत होती है, फिर पेलेट्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही ENA की ज़रूरत होती है टू मेक फाइनल अल्कोहल। तो इसको स्पिरिट कहा जाता है, कुछ लोग ENA कहते हैं, we'll call it ENA, right? And this ENA is made out of two products. One is sugarcane एंड अदर इज़ राइस। तो ना बहुत सारे जो अगेन प्रीमियम रहे या नहीं रहे, बहुत सारे कंपनीज जो है वो डिसाइड करते कि डिस्टिलरी जो है, मतलब शुगर केन एंड राइस से जो ENA बनता है वो हम इंटरनली बनाएंगे, हम उसको एक्सटर्नली प्रोक्योर नहीं करेंगे। क्या ये कंपनी वो इंटरनली बनाती है? नहीं, ये कंपनी एक्सटर्नली प्रोक्योर करती है। तो क्या ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है? बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, राइट। इट जस्ट हैज़ वन बॉटलिंग प्लांट जिसमें जो अल्कोहल है वो बॉटल्स में डाला जाता है और उसको फाइनल अपने डिस्ट्रीब्यूशन के पास पहुंचाया जाता है। बट अ कंपनी, इफ यू वांट टू लुक एट अ liquor company which is which you want to invest for like 2 years, 3 years, 4 years, then you have to look at a company which is a vertically integrated company. So this is one thing. The second thing which I've already discussed is with regards to premiumization. So alcohol consumption जो है इंडिया में कुछ 6.5% से बढ़ रहा है, बट जो प्रीमियम अल्कोहल जो कंज्यूम हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम हो रही है, राइट। सो वी नीड टू लुक एट कंपनीज विच आर हैवी ऑन प्रीमियमाइजेशन. सो इज दिस कंपनी हैवी ऑन प्रीमियमाइजेशन? नो, दिस कंपनी इज नॉट हैवी ऑन प्रीमियमाइजेशन. Third thing, you need to look at companies, especially from the alcohol space, which are operational in multiple states. तो अगर कोई कंपनी सिर्फ एक स्टेट में ऑपरेशनल है तो फिर उस स्टेट के पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और उसका सेल्स ग्रोथ क्या होगा. वी नीड टू लुक एट कंपनीज विच इज़ ऑपरेशनल अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स. मतलब आंध्र प्रदेश में भी ऑपरेशनल है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल है, कर्नाटक में ऑपरेशनल है, टॉप 3 स्टेट्स, फाइन. बट दिस कंपनी इज़ जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू वन स्टेट विच इज़ महाराष्ट्र, राइट. तो इतने सारे प्रॉब्लम्स है इस कंपनी में, बट स्टिल इट हैज़ गिवन सम रियली गुड रिजल्ट्स एंड इट हैज़ बीन डिलीवरिंग गुड रिजल्ट्स फॉर द लास्ट 1 year. सो वाई? अब थोड़ा कौन से मूव करके प्रोस की तरफ आते हैं, राइट. द गुड थिंग्स अबाउट दिस कंपनी, राइट. So there are again 3 very good things about this company, right? The first thing is कि जैसे मैंने बताया कि the EPS growth of this company for the last 1 year is equal to the profit growth. कंपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करती है. अगर इसके बैलेंस शीट पे जाके देखोगे तो कंपनी ने डेट भी नहीं लिया है. और ये दोनों चीज़ें जब कंपनीज नहीं करते, इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो कैश मैनेजमेंट है या फिर कैश फ्लो मैनेजमेंट है, वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो बहुत स्ट्रांग है.
तो ये कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल पे काम करती है। और वो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल पे इसलिए काम करती है क्योंकि ये कंपनी सिर्फ महाराष्ट्र में ऑपरेशनल है। तो महाराष्ट्र में क्या है, the liquor which this company manufactures, it can directly sell to the dealers or distributors. So the dealers and distributors will pay money first and then kind of take the inventory, right? बहुत सारे ऐसे states हैं जहाँ पे government जो है वो manufacturer से liquor खरीदता है और फिर dealers को देता है, या फिर बहुत private dealers को देता है। बहुत सारे ऐसे भी states हैं जहाँ से government लिकर खरीदता है मैन्युफैक्चरर से और गवर्नमेंट डीलर्स को देता है, मतलब खुद के ही डीलर्स को देता है। और जब गवर्नमेंट बीच में आ जाता है तो फिर वर्किंग कैपिटल के इश्यूज होना शुरू होते हैं। तो रैडिको खैतान का भी अगर आप वर्किंग कैपिटल साइकिल देखोगे तो स्ट्रेच्ड है एज कंपेयर टू जीएम ब्रूवरीज, राइट? व्हाई? बिकॉज इट इज ऑपरेशनल इन सर्टन स्टेट्स वेर इन द गवर्नमेंट इज कमिंग इन द पिक्चर एंड द गवर्नमेंट डज नॉट रिलीज पेमेंट्स ऑन टाइम। तो कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से GM Breweries is an extraordinary company. This is one thing. Second thing, larger structure अगर आप liquor industry का देखोगे the barriers to entry are very very high. तो you need to have a license to kind of be operational in a state. तो barriers to entry बहुत high रहते, तो कोई भी आके यहाँ पे liquor बेच नहीं सकता. You need to have a license. तो एक general protection दिया जाता है companies को with regards to barriers to entry. So this is one thing which is common for all the companies, right? Third and the most important thing, right? ये company है Maharashtra headquartered, right? So 1 year back, Maharashtra had come up with a policy called as MML. MML is Maharashtra made liquor. So the objective of coming out with this policy was कि alcohol से जो excise duty आती है, right? It is one of the most important sources of revenue for all the state governments, and they are वो सोचते रहते हैं कि किस तरह से ये रेवेन्यू हम बढ़ाए, राइट? अल्कोहल से जो एक्साइज ड्यूटीज कलेक्ट होते हैं, हाउ टू इंक्रीज दिस एक्साइज ड्यूटी। सो व्हाट महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिड 1 year बैक वाज कि IMFL जो होता है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर जो होता है, उसकी एक्साइज ड्यूटीज दे इंक्रीज टू 450%। मतलब जो भी IMFL लिकर आप कंज्यूम कर रहे हो महाराष्ट्र में, उसकी एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ गई तो ऑब्वियसली प्राइजेस बढ़ गए। बट they've also wanted to incentivize companies which are headquartered in Maharashtra, wherein they came up with a policy called as Maharashtra made liquor, जिसके ऊपर excise duties बहुत कम रहेंगे। So what the state government is doing over here is it is trying to protect the local industries. तो जिस तरह एक national level पे बहुत सारे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टील इंपोर्ट्स जो है चाइना से, उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ है, सेफ गार्ड ड्यूटीज़ है, 12.5% का ड्यूटी है। स्टील चाइना से आने वाले स्टील को महंगा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इंडियन स्टील ज़्यादा कंज्यूम हो। उसी प्रकार जो लिकर है, जो महाराष्ट्र मेड लिकर है, उसको सस्ता बनाया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा कंज्यूम हो एज अपोज टू IMFL। तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स के वजह से ये कंपनी पिछले 1 साल से बेनिफिट कर रही है, एंड एज टाइम गोज बाय दिस कंपनी विल बेनिफिट मोर बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। सो दिस इज़ वन मेजर टेलविंड दैट इज़ देयर बिहाइंड दिस कंपनी। इफ यू वांट टू understand this company or do a peer-to-peer analysis, you do it with an Associated Alcohol and Beverages. एक और कंपनी है Associated Alcohol and Beverages, which is trading at a PE of 18. तो वो भी कंट्री लिकर बनाती है। तो आप एक कंट्री लिकर जो हीरो प्रोडक्ट है इस कंपनी का, you have to kind of compare it with a company which is making country liquor. So this was a brief about GM Breweries. We'll come to the next company now. So the next company that we analyze is L&T Finance. So L&T Finance एक diversified NBFC है. The market capitalization of this company is 81,000 crore. The EPS growth this company saw in the last 1 year is 28%, which is a phenomenal EPS growth. Profit growth is 29%. तो कोई equity dilution नहीं हुआ है. AUM growth year on year is 27%. This is again great growth for a bank which is 80,000 crore market capitalization. Quarter on quarter का जो AUM growth है वो 10% है. So again this is a good number, and the markets reacted very positively to this bank or NBFC when the results were out, right? तो L&T Finance में ना 2 चीज़ें काफ़ी strong है इस कंपनी की। एक तो इसका parentage बहुत strong है। तो NBFCs which have a very strong parentage
दे रेज कैपिटल एट एट अ लेसर कॉस्ट. द कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो होता है NBFCs के लिए, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स विच वी नीड टू एनालाइज व्हेन वी एनालाइज NBFCs और बैंक्स. क्योंकि बैंकिंग इज़ अ कमोडिटाइज बिजनेस. आपको सस्ते से सस्ते में माल उठाना है और उसको लेंड करना है, हो सके तो सस्ते में लेंड करना है. क्योंकि इफ़ यू डोंट लेंड इट एट cheaper rates, then probably your competition would come and do that for you and take away your market share. So banking is a commoditized business. A lot of people focus on asset quality and let's say the growth of the company, which again are very important parameters, but cost of funding has to be studied really well. तो इस कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है ईयर ऑन ईयर करीबन 50 बिप्स से कम हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर. तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 50 बिप्स. 48 बिप्स है इज़ द एक्चुअल नंबर, बट डिसेंट रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज समथिंग विच वी सी ओवर ईयर, राइट. तो क्या होता है जब आप एक लाइबिलिटी मिक्स देखते हो किसी भी NBFC का, तो मतलब NBFC लेंड करती है, राइट, देयर लोन्स देती है किसी को, तो ऑब्वियसली पैसा जो है वो कहीं ना कहीं से तो उठाती होगी NBFC, राइट, बिकॉज इनका कोई डिपॉजिट फ्रेंचाइज नहीं होता है. मतलब कासा डिपॉजिट्स वगैरह NBFCs के पास नहीं आते जिस तरह बैंक्स के पास आते हैं. तो NBFC का एक कॉस्ट ऑफ फंडिंग होता है. NBFC हैज़ टू रेज दैट मच मनी, राइट. डिपॉजिट फ्रेंचाइज तो है नहीं, कासा वगैरह टर्म डिपॉजिट्स वो NBFC में थोड़ी तो होता है, राइट, वो तो बैंक्स में होता है. सो NBFCs रेज फंड्स प्रिडोमिनेंटली फ्रॉम 5 to 6 kind of entities, right. सबसे महंगा जो होता है NBFC के लिए कॉस्ट ऑफ फंड जो सबसे महंगा होता है दैट इज इक्विटी डाइल्यूशन, राइट. तो सबसे ऊपर एक NBFC कोशिश करती है कि उसको इक्विटी डाइल्यूट करना ना पड़े, बिकॉज दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट ऑफ फंड, द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. तो इक्विटी डाइल्यूशन इज समथिंग विच वी नीड टू चेक. तो इस कंपनी ने अपने गाइडेंस में कहा है कि इन द फोर्थ क्वार्टर प्रॉब्ली दे विल डाइल्यूट इक्विटी. सो फोर्थ क्वार्टर के पहले के जो या 2 या 3 क्वार्टर है वो मुझे लगता है कि ठीक रहेंगे, बट क्वार्टर 4 में देयर कुड बी सम ओवरहैंग ऑन द स्टॉक प्राइस बिकॉज ऑफ इक्विटी डाइल्यूशन, बिकॉज इक्विटी डाइल्यूशन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव वे ऑफ रेजिंग कैपिटल. तो NBFCs जब कैपिटल रेज करते हैं तो सबसे जो महंगा तरीका है इक्विटी डाइल्यूशन. दिस इज़ वन थिंग. उससे थोड़ा सस्ता होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, राइट. तो बहुत सारे NBFCs जो है इंटरनेशनली कैपिटल रेज करते हैं. अब वो महंगा बन चुका है क्योंकि जब आप कैपिटल रेज कर रहे हो तो आप डॉलर में रेज कर रहे हो और रुपी जो है वो इतना डिप्रिशिएट हो गया, तो आपका जो डेट है, आपका जो रेज किया है आपने पैसा, वो एक्सपेंसिव बन गया. तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स इज द सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव वे ऑफ रेजिंग कैपिटल राइट नाउ. तो जो भी NBFCs आपके पोर्टफोलियो में है या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो जिस किसी NBFCs में, आप ज़रूर देखिए कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का कितना कंट्रीब्यूशन है लाइबिलिटी मिक्स को, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव वे ऑफ रेजिंग कैपिटल, राइट. तीसरा जो है थोड़ा नीचे जो आता है, इट इज़ NCDs मतलब जो बजाज फाइनेंस कैसे वो FD टाइप के प्रोडक्ट्स लेके आता है. रिटेल से पैसा एक तरह से इकट्ठा किया जाता है 9%, 9.5%. FDs जो बैंक FD से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता है बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे कंपनीज होते हैं, NBFCs है. सो दीज आर कॉल्ड एज NCDs, राइट. तो ये ग्रैन्युलर होते हैं, मतलब रिटेल से आप पैसा उठा रहे हो तो ग्रैन्युलर होते हैं, तो इसको थोड़ा सेफ माना जाता है. बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट नॉट एज एक्सपेंसिव एज रेजिंग इक्विटी और डाइल्यूटिंग इक्विटी और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, राइट. इसके बाद आता है बैंक्स. तो बैंक से आप टर्म लोन्स लेते हो, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं तो वो लोग टर्म लोन्स देते हैं NBFCs को कि आप NBFC जो होती है वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक के पास, कैनरा बैंक के पास, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाएगी, या फिर प्राइवेट बैंक्स के पास भी जाते हैं, एंड दे आस्क मनी एंड बैंक्स लेंड देम मनी, राइट. एंड सबसे चीपेस्ट जो होता है वो है कमर्शियल पेपर, राइट. तो कमर्शियल पेपर इज़ नथिंग बट शॉर्ट टर्म कैपिटल, मतलब 1 साल के नीचे का अगर आपको कैपिटल चाहिए, सो यू गो टू द कमर्शियल पेपर मार्केट. इसमें बैंक्स बैठे होते हैं, म्यूचुअल फंड्स बैठे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस बैठे होते हैं, एंड दिस इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर NBFCs. बट ये जो कंपनी है L&T फाइनेंस, राइट, इसका जो ड्रास्टिक रिडक्शन दिखा है कॉस्ट ऑफ फंडिंग में, इट इज़ कमिंग फ्रॉम 2 अदर सोर्सेज, राइट. तो ये जो भी मेंशन किए हैं मैंने, इससे भी 2 सोर्सेज ऑफ कैपिटल है जो काफ़ी सस्ते हैं, जिसका बेनिफिट ये बैंक उठा रही है, राइट. एक तो क्या होता है, PSL लोन्स रहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. तो इसके बारे में थोड़ा मैं समझा देता हूँ. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को बोलता है, राइट, NBFCs को नहीं, बैंक्स को बोलता है कि यार there is certain amount of lending that you have to do. मतलब कुछ लोन्स आपको देने पड़ेंगे which
has to be done for the economic development of some underserved sectors. मतलब कुछ ऐसे sectors है जो underserved है, in order to bring them up आपको उनको loans देने पड़ेंगे, right? तो बैंक सोचते हैं यार ये कौन जाके ढूंढेगा इनको, तो ये MSMEs होते हैं या फिर बहुत छोटे छोटे SMEs होते हैं, MSMEs होते हैं, इंडिविजुअल्स भी होते हैं, तो बैंक सोचते हैं कि यार कौन इतना पेन लेगा, राइट? तो एक काम करते हैं, ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो होती है या फिर जो अंडरसर्व्ड या अनसर्व्ड सेक्टर्स को जो लेंड करना है, उसके लिए हम एक काम करते हैं कि NBFC को बुलाते हैं, उसको ये पैसे दे देते हैं और बोलते हैं यू डू इट ऑन आवर बिहाफ, right? And the rate of interest at which we will lend to that NBFC would be very cheap. मतलब जो बैंक का टर्म लोन है उससे भी चीप, जो कमर्शियल पेपर है उससे भी चीप, तो इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लोन्स कहते हैं. फॉर बैंक्स दीज आर लोन्स, बट जो ये L&T फाइनेंस जैसे कंपनीज हैं, ये कंपनीज जो है प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स लेते हैं बैंक से एंड दे लेंड इट टू underserved sections which they obviously wanted to lend. मतलब उनका तो बिजनेस सेगमेंट ही है, जैसे MSME या SMEs या फिर JLG लोन्स फॉर MFI वगैरह XYZ. तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है, इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल एंड L&T फाइनेंस हैज़ 25% ऑफ इट्स बोरोइंग मिक्स और लाइबिलिटी मिक्स विच कम्स फ्रॉम PSL और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. इसलिए इसका जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है वो 50 बिप्स से गिरा है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है. दिस इज़ वन थिंग. दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है, द रीज़न दैट आई मैंशन दैट दिस इज़ अ AAA रेटेड NBFC, कि जून में RBI ने एक रेगुलेशन पास किया है कि बैंक्स जो है दे यूज्ड टू रेज मनी फ्रॉम द term money market, right? There is something called as the term money market wherein you raise loans or raise money for a period of 14 days, 21 days, 30 days, मतलब short term funding के लिए. तो RBI has opened the term money market for NBFCs as well, except the NBFCs has to be AAA rated. तो जो भी top quality NBFCs है, they can raise money from term money market. So as we go ahead, the cost of borrowing for L&T Finance is going to lower further, मतलब improve further. So on this parameter, L&T Finance looks like a great company. So this is parameter 1. The second parameter is cost to income, मतलब कंपनी का जो ओपेक्स कॉस्ट है अपने बिजनेस को चलाने का, क्या वो कम हो रहा है, घट रहा है, आगे जाके क्या होगा. तो सारे NBFCs जो है, predominantly, सारे नहीं बोलना चाहिए, majority of the NBFCs are seeing the cost of income coming down, and one of the reasons is they are using a lot of technology, they are using a lot of AI to underwrite loans. तो जो भी manpower quotient जो बहुत ब्लोटेड है कहीं पे, वो कट किया जा रहा है बिकॉज दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो ओपेक्स कॉस्ट है, कॉस्ट टू इनकम, उस पर भी ये कंपनी इंप्रूव कर रही है, राइट? तीसरी चीज़, ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ तो ज़बरदस्त है, 27% का AUM ग्रोथ है, बट किसको लेंड करती है कंपनी, राइट? और किसको आगे जाके लेंड करने वाली है, राइट? तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी बन जाती है चीज़ें. तो अगर आप एसेट क्वालिटी देखें यहाँ पे, तो the asset quality of this NBFC is pristine. मतलब अगर आप you look at any of these asset quality metrics, whether it is credit cost, GNPA, net NPA, pristine numbers, कोई deterioration नहीं है asset quality में. ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत सही चल रहा है, right? But will the asset quality stay what it is in the next couple of quarters? And we can only understand by looking at the current loan book, right? तो कंपनी जो है 25% ऑफ द लोन्स आर रूरल लोन्स. तो रूरल लोन्स में भी MFI, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, JLG लोन्स है दैट फॉर्म अ लायंस शेयर. तो अगले 1 या 2 क्वार्टर में अल नीनो की वजह से अगर रूरल इकोनॉमी पे कुछ स्ट्रेस आता है, तो दीज लोन्स कुड कम अंडर प्रेशर. तो जो इनिशियल स्ट्रेस है बकेट 1 या फिर स्टेज 1 या स्टेज 2 का जो स्ट्रेस अगर दिखता है अगले क्वार्टर के रिजल्ट में या फिर Q3 के रिजल्ट में, देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत सचेत हो जाना चाहिए. बट इस कंपनी के बैलेंस शीट पे या फिर इस कंपनी के जो लोन बुक है उस पे MFI, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लोन्स है. और रूरल इकोनॉमी अगर डिस्ट्रेस में आ जाती है, बहुत लोग कह रहे हैं कि डिस्ट्रेस में आएगी बिकॉज ऑफ अल नीनो एंड मॉनसून्स, तो कहीं ना कहीं इसकी एसेट क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो सकती है. सो दिस इज़ वन थिंग. 75% ऑफ द लोन्स आर अर्बन लोन्स एंड इन द लास्ट 1 year 2 segments have seen drastic increase in kind of origination. मतलब 2 सेगमेंट्स में लोन बहुत ज़्यादा बांटे गए हैं. एक तो गोल्ड है
it increased by 182% in the last 1 year. So it started at a lower base, but it grew by 182% in the last 1 year. तो gold loans safe loans होते हैं, but gold के prices correct हो रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है. And the second loan or the second sub segment which grew very fast is personal loans. तो ये unsecured portfolio जो है कंपनी का वो थोड़ा बढ़ते जा रहा है, राइट. सो इन द सेकेंड क्वार्टर और इन दिस थर्ड क्वार्टर, स्पेशली इन द सेकेंड क्वार्टर, वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है वो कम होगी, विच इज़ अ गुड थिंग. ओपेक्स कॉस्ट है वो कम होगा, ग्रोथ भी आ जाएगा क्योंकि बैंक्स जो है काफ़ी सॉलिड ग्रोथ दे रहे हैं, तो एनबीएफसीज भी आगे जाके काफ़ी सॉलिड ग्रोथ देंगे. बट क्या स्टेज 1 या स्टेज 2 की जो एसेट क्वालिटी है उसमें कुछ स्ट्रेस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दैट इज़ वॉट वी नीड टू सी. अदर देन दैट दिस कंपनी इज़ अ फिनोमिनल कंपनी. प्राइस टू बुक जो है वो उसका करीबन 2.95 पे ट्रेड कर रही है. तो मेरे मन में दुविधा थी कि who should be the peers of this company. So it's a diversified NBFC. तो इसको मैं बजाज फाइनेंस से कंपेयर करूँ या फिर टाटा कैपिटल से कंपेयर करूँ, तो उन दोनों कंपनी से तो काफ़ी सस्ती है ये कंपनी फ्रॉम द वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू. और डू आई the fact that this company has a rural exposure of 25%, do I compare it to an M&M financial company which is a captive arm of Mahindra and Mahindra? तो उसका वैल्यूएशन काफ़ी कम है. तो मुझे लगता है एक रीजनेबली वैल्यूड कंपनी है, बट एसेट क्वालिटी, स्ट्रेस इन द एसेट क्वालिटी स्पेशली इन द 30-day or the 60-day bucket is something which we need to see in Q2 and Q3. Otherwise this is a decent company. So this was a brief about these two companies. If you like the video, please give me a simple write. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.